आज हम लोग जो मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है तुम्हारा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 4 जो हमारा फिजिक्स का जो क्लास है, जिसमें कि 12 का, जिसमें कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो मैग्नेट के कारण जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रख देते हैं तो कितना टॉर्क लगता है उस पर। तो इस टॉर्क का वैल्यू होता है, जो फार्मूला होता था m क्रॉस b, और m क्या हो गया उसका, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। जो टॉर्क इज इक्वल टू होता है तुमको m क्रॉस b। किसी मैग्नेट की एक कॉइल को अगर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो उस पर जो टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b। और इसमें जो m का जो वैल्यू हो गया तुमको कहते हैं m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। m इक्वल्स टू हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि होता है NIA, एरिया वेक्टर के अलोंग होता है। इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, जब अपने राइट हैंड को अगर करंट के कॉइल में जैसे घूम रहा हो तो करंट के अलोंग अगर हम लोग जो कर्ल करेंगे, जैसे इधर की तरफ है तो इस डायरेक्शन में सेंटर पर रख के इसको जो कर्ल करेंगे तो ये जो तुमको जो है जो अंदर की ओर जा रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक एरिया वेक्टर अंदर की ओर हुआ तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इनसाइड द मैग्नेटिक मोमेंट इनसाइड द लूप, अंदर की ओर जाता हुआ, ये सा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। इस पर जो बेस्ट 2 तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि तुमको है 4.1 है, 4.11 NCERT का एग्जाम्पल है 4.11 और 4.12 इस पर बेस्ड था, इस थ्योरी पर, जो कि टॉर्क पर। तो इसमें है तुमको एक फर्स्ट पार्ट में तुमको कॉइल दिया हुआ है, जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न है 100। इसका रेडियस, जिसको हम लोग सिंबल A देते हैं, इसका है 10 सेंटीमीटर है। और इसमें करंट है तुमको 3.2 एम्पियर करंट है, 3.2 एम्पियर है। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ था कि इसका जो तुमको हो गया, इसका जो तुमको दिया हुआ I ही तुमको दिया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है 0.1 kg मीटर स्क्वायर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कॉइल का, जो कि ये मतलब घूमने के लिए फ्री है। तो फर्स्ट पार्ट जो था इसका, इसमें कहता है कि इस कॉइल में जब करंट 3.2 एम्पियर होगा तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला था μ0 Ni/2a। तो μ0 का वैल्यू कितना हो गया, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n हो गया 100 गुना रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 10/100 मिनट Ni, सॉरी 10 सेंटीमीटर नीचे होगा, I तुमको हो गया 3.2 एम्पियर बाय 2 इंटू 10 इंटू 100, 2 इंटू 10 इंटू 100। तो ये तुम्हारा हो गया इतना टेस्ला, इतना टेस्ला। 2 तो हो जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई इंटू कितना हो गया, 2 पाई इंटू हो गया तुमको 3.2, तो 2 इंटू 6.28 हो गया, 2 इंटू 3.14 इंटू 3.2, और इंटू में कितना हो गया, पावर में आते हैं तो 10⁻⁷ है यहाँ, और इंटू क्या हो गया, 10⁻⁶ हो गया, 10⁻⁶ और 10⁻⁴, ये टेस्ला। तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 के आसपास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तो 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये तुम्हारा ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पार्ट में था तुमको इसमें कि हमको मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बताइए। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल्स टू NIA। तो n हो गया तुमको 100 गुना 3.2 गुना पाई, और तुमको रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10/100 का होल स्क्वायर। ये तुमको हो गया मैग्नेटिक मोमेंट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर।
NIA 100 गुना 3.2 320, और ये हो गया तुमको N हो गया 100 गुना I 3.2 320, और बाय कितना हो गया 100 3.2, ये हो गया तुमको इंटू पाई 3.2 इंटू क्या होगा तुमको पाई का वैल्यू से गुना करेंगे 3.14, तो ये तो 3.2 इंटू 3 लगभग 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया तुम्हारा ये, तो 3.1 से मल्टीप्लाई होती, ये हो गया तुम्हारा। तीसरा पार्ट है इसमें सी पार्ट कि टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। टॉर्क इक्वल टू होता है m क्रॉस b। जब दोनों के बीच में एंगल तुमको 0 डिग्री होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी जब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो दोनों के बीच का जो तुमको एंगल होगा, इफ तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू, इसमें स्केलर फॉर्म में दे दें, टॉर्क इक्वल टू mb sin थीटा। इन फर्स्ट केस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो टॉर्क इसका 0 हो गया। इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, टॉर्क इक्वल्स टू mb sin 90 डिग्री, तो ये हो गया m का वैल्यू हो गया 10 गुना b का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, दैट्स इक्वल 2 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। ये तुम्हारा हो गया 3c का वैल्यू। अब इसके बाद है d का वैल्यू है, d नंबर में था कि जब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जाता है रोटेट करते हुए, तो इसके कितना एंगुलर स्पीड ये गेन कर लेगा। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा तुमको mb sin थीटा, और टॉर्क को हम लिख सकते हैं I अल्फा इक्वल्स टू mb sin थीटा, तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं d थीटा बाय dt, तो I इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू mb sin थीटा, ये सॉरी डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी। तो लेकिन यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में इसको करना नहीं है, तो इसको जो है हमको टाइम को हटाना पड़ेगा, तो इसको कर देंगे डी ओमेगा बाई डी टी, और अल्फा को लेकर डी ओमेगा बाई डी थीटा कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई इंटू डी थीटा बाई डी टी, तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुमको mb sin थीटा, दैट्स इक्वल टू mb sin थीटा। ये पहले का जो फॉर्मूला लिखे थे वो है, इसको मिटा देते हैं, जो पहले तुमको बता रहे थे m क्रॉस b, ये सब तुमको दिया हुआ है। चलिए, तो ये तुम्हारा हो गया। अब तुमको हो गया I, ये हो गया तुमको डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख देंगे, तो I ओमेगा और डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा तुमको mb साइन थीटा डी थीटा, mb साइन थीटा और डी थीटा, ऐसा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो I ओमेगा डी ओमेगा, ये 0 से लेके कहाँ तक चला जाएगा ओमेगा तक, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया mb इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होगा। तो ये हो गया तुमको I का वैल्यू 0.1 है, ऐसा खैर पहले फार्मूला आने दो, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 हो गया इंटीग्रेशन माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, दैट्स इक्वल्स टू mb, ये माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया 0 से लेके 90। तो I हाफ इंटू I हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mb, माइनस बाहर आ गया, कॉस mb मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, तो mb इंटू कॉस 90 में 0 हो गया, कॉस 90 माइनस कॉस 0 डिग्री, इंटू एगो माइनस भी आगे में रहेगा, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर बराबर mb हो जाएगा।
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 2mb बटे ओमेगा इज इक्वल टू हो गया √2mb बटे आई। तो अब m का मान है तुमको, m का मान है 10, b का मान है 2 × 10⁻³ बाय 0.1। तो ये हो गया 10⁻² हो जाएगा, ये चला जाएगा 2 × 10⁻, m का मान हो गया 2 × 10⁻, m का मान हो गया 10 × 2 × 10⁻³ और इंटू हो गया तुमको बाय 0.1, तो -2 पावर हो गया और हो गया 2 × 10 20 हो गया, 20 × 10⁻², 2 × 10 20 हो गया, 20 × 10⁻², तो 4.5 या 0.45। तो ये हो गया तुमको 0.45 रेडियन पर सेकेंड। ये तुम्हारा शायद आंसर आ जाएगा ये। तो ये तुम्हारा था जो एग्जाम्पल नंबर तुमको हो गया 4.11। तो इसमें क्या किया गया देखो, जैसे कि आई अल्फा था तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ा, चूंकि हमको एम बी साइन थीटा, तो उसको थीटा लाने के लिए थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करके और टाइम को हमको हटाना था, तो टाइम को हटाने के डी थीटा बाई डी टी को फिर ओमेगा लिख दिया। ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा डी ओमेगा को इंटीग्रेट कर दिया एक साथ, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और उधर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आ गया, और उसके बाद एक बार 90 माइनस 0 हो गया, 90 कॉस 90 0 माइनस कॉस 0 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1। तो इस प्रकार से क्या हो गया एम बी, और इधर 2 था तो 2 चला गया उधर, तो 2mb बाय आई, तो 2 × m का वैल्यू 10, 20 × b का वैल्यू है तुमको, b में भी तो 2 है एक, तो 4 हो गया। इनफैक्ट ये थोड़ा सा गलत हो गया लास्ट आंसर। तो ये हो जाएगा तुमको 4 × 10⁻40 इनफैक्ट। तो ये हो गया 2 × 10 2mb इंटू, तो 2 × 2 4 हो गया, 4 × 10⁻⁻2 -1 0.4, और दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट आ गया 0.64 रेडियन पर सेकेंड शायद, हाँ 0.64 रेडियन पर सेकेंड। आई होप कि ये शायद आंसर तुम्हारा होगा, ऐसे कैलकुलेशन देख लोगे तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया इस क्वेश्चन का 4.11 का हो गया। अब है तुमको दूसरा है 4.12 है तुमको, जिसमें कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि तुमको एक दिया हुआ है कि जब कोई मूविंग जो कॉइल है जो कि मूव कर सकता है और उसके परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या वह टॉर्क प्रोड्यूस करके उसको रोटेट कर सकता है कि नहीं। जो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो घूमने के लिए फ्री है कॉइल या घूम रहा है, तो क्या वो जो टॉर्क जो कि आपको प्रोड्यूस करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो वह टॉर्क उसको घुमाने में मदद कर सकता है कि नहीं। तो जहाँ तक कि हम लोग टॉर्क के बारे में देखे हैं, जो कि तुमको टॉर्क इक्वल टू क्या होता है m × b। तो जब और b का m जो होता है तुमको कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो उस डायरेक्शन उस स्थिति में क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब 0 डिग्री एंगल हो जाएगा तो वो किसी भी स्थिति में क्या नहीं कर पाएगा, उसको रोटेट नहीं कर पाएगा। जो तुमको 4.12 का जो पहला क्वेश्चन था उसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, तो फिर इसको लिख देते हैं। और ये थियोरेटिकल में ही तीनों क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं जहाँ तक क्वेश्चन है 4.12 का। तो NCERT एग्जाम्पल 4.12, इसमें ए पार्ट है तुमको, इफ B इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ कॉइल, टू द प्लेन ऑफ कॉइल, the direction of magnetic
moment and magnetic field is same, so torque equals to mb sin 0 डिग्री और mb sin 180 डिग्री। एक अपोजिट भी हो सकता है, सेम और अपोजिट, तो टॉर्क इक्वल्स टू 0, सो इट कांट रोटेट, एबल टू रोटेट द क्वाइल। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया तुमको। बी पार्ट में था तुमको ये कह रहा है कि जो सबसे जो स्टेबल का जो तुमको सिचुएशन होगा तो टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा होता है, और सब इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क इक्वल्स टू 0, तो एम बी साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये दोनों ही स्थिति में ये इक्विलिब्रियम में तो होगा। और इसका अब जब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टेबल जब देखने के लिए हम लोग करेंगे, जब ये तुमको इसका 0 हो गया तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर उसको थोड़ा सा उससे इफ द क्वाइल इज displaced for certain small angle in case of 0 degree, it try to regain the initial position. So if theta is equal to 0 degree, it is the case of stable equilibrium, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये तुमको इस ढंग का है, अगर मान लेते हैं कोई रॉड है, क्वाइल है, जो भी है, तो तुमको ये अगर घूम रहा है, अगर इस ढंग से ये क्वाइल अगर रोटेट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा बी, और इससे तुमको मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू इसी डायरेक्शन में है, तो अगर इसे थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करते हैं 0 डिग्री से इधर की ओर, तो ये जो टॉर्क होगा तुमको थोड़ा सा जो डेवलप होगा, तो टॉर्क जो होगा एम क्रॉस बी जो होगा, तुमको एम का जो वैल्यू होगा एम क्रॉस बी, वह तुमको इसके अपोजिट जाएगा। तो ये पहले अपनी डायरेक्शन पुनः लाने का कोशिश करेगा, और इसलिए ये तुमको जो मोशन भी इसका कैसा होता है, एसएचएम हो जाता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताए भी थे। तो ये तुमको देखोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि तुमको ये जब 0 डिग्री होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम केस होगा, और 180 डिग्री होने पर इक्विलिब्रियम जरूर होगा, बट अनस्टेबल होगा और ज्यादा घूमते चला जाएगा। और तीसरा जो तुमको था इसमें पार्ट कि जब कोई किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, सी नंबर में किसी भी इरेगुलर शेप का है, जब इसको प्लेन के पर रोटेट किया जा रहा है, तो ये तुमको धीरे धीरे घूमने में ये सर्कुलर शेप ले लेगा, बिकॉज इट टेक्स सर्कुलर शेप, सो मैक्सिमम magnetic flux can pass through the coil, अधिक से अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास करे, इसके लिए क्या कर लेगा, वो सर्कुलर शेप लेगा, क्योंकि किसी भी दिए गए जो शेप में सर्किल का एरिया जो होता है, तुमको फॉर गिवन पैरामीटर सर्किल का एरिया सबसे मैक्सिमम होता है। फॉर गिवन तुमको जो कि लेंथ दिया हुआ है, जो सरकमफेरेंस कहें, लेंथ कहें या पेरीमीटर कहें, तो एरिया ऑफ सर्किल इज मैक्सिमम, जिससे कि सरफेस का क्या होगा, तुमको m का वैल्यू सबसे अधिक हो पाएगा, और m बराबर NIA होता है, एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, और उससे जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्या हो सके उसका पास कर सकेगा। तो ये तुमको अब इसके बाद है तुमको इसमें जो तुमको दिया हुआ, ये दोनों एग्जाम्पल के बाद तुमको दिया हुआ है कि अब कुछ टॉपिक है कि एक मैग्नेटिक जो कि क्वाइल है, जो कि हम लोग जो कि मैग्नेटिक जो तुमको क्वाइल जिसके बारे में हम लोग पढ़े, वह जबकि तुमको क्या किसी चीज़ में रखा जाता है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तुमको रखा गया है, तो वह डायपोल की तरह व्यवहार करता है। जैसा कि इसके कंपैरिजन हम लोग डायपोल से कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे कर रहे थे, तो मतलब कि क्वाइल जो होता है, क्वाइल एज मैग्नेटिक डायपोल, एक जो टॉपिक है करंट कैरिंग क्वाइल, करंट कैरिंग क्वाइल एज मैग्नेटिक
डाइपोल, करंट कैरिंग कॉइल एज मैग्नेटिक डाइपोल। ये तुमको डाइपोल की तरह क्या करेगा, ये ट्रीट किया जा सकता है इसको। जैसे कि करंट कैरिंग कॉइल है, द मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सियल पॉइंट पर होता था, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है तुमको यहाँ से अगर इसको r डिस्टेंस मान लें, इसका रेडियस अगर a है और इसमें जो करंट है तुमको I फ्लो हो रहा हो, करंट अगर I है, I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट B बराबर म्यू नोट NI A स्क्वायर बाई 2 A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर पावर 3/2, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हो गया तुमको, ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने बायट-सेवर्ट लॉ के कारण जो निकाला था उस फार्मूला को मैंने लिखा है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, तो अगर हम लोग इसको म्यू नॉट बाय जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो कांस्टेंट होता है वो 4 पाई होता है, म्यू नॉट बाय 2 तो है ही मेरा, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 पाई बन जाएगा। तो इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2 इंटू NI इंटू पाई A स्क्वायर बाय R क्यूब इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। R डिस्टेंस अगर ज़्यादा बड़ा है रेडियस से तो ये तुम्हारा ये लिखा जा सकता है। तो दूसरे शब्द में कहें तो इसको हो गया तुमको म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 NI A बाय R क्यूब। तो दैट्स इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय R क्यूब। तो ये जो तुम्हारा है, जहाँ तक हमको याद करें एट इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो केस था तुम्हारा, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर लिखे थे फर्स्ट चैप्टर में, देखोगे तुमको d डिस्टेंस पर है। इसके कारण इसके सेंटर से कोई पॉइंट अगर r डिस्टेंस पर है, सेंटर से कोई पॉइंट अगर r डिस्टेंस पर है, तो ये सेंटर से कोई पॉइंट अगर r डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय R क्यूब, 2p बाय R क्यूब। तो इससे यहाँ पर जो तुमको वैल्यू है B बराबर हो गया तुमको म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय R क्यूब। तो दोनों का रिजल्ट देखा जाए, दोनों बिल्कुल एक जैसा रिजल्ट है। दिस रिजल्ट शोज, ये तुमको था 2p बाय R क्यूब। P को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको कहते हैं। तो ये तुम्हारा था, यहाँ पर है मैग्नेटिक, इसको कह सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये तुमको दोनों का रिजल्ट को कंपेयर करें तो बिल्कुल these results shows that current carrying coil act as magnetic dipole। तो मैग्नेटिक डायपोल के जितने तुमको जो कि अब अगर कोई मतलब मैग्नेटिक डायपोल की तरह ये बिहेव करता है, ऐसा हो गया। तो अब अगर कोई कहेगा कि जो इसके रिजल्ट होते हैं अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो होते थे, ये तुमको इलेक्ट्रिक डायपोल कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज अगर है, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो कि हम लोग r डिस्टेंस पर ये जो p होता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यहाँ से r डिस्टेंस पर होता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो E इज इक्वल टू हुआ करता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस p बाय R क्यूब। ये हो गया
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो और ये तुम्हारा इसी टाइप का अगर तुमको एक कॉइल है, इसके तुमको अगर प्लेन में कोई पॉइंट होगा, इसके प्लेन में अगर एक पॉइंट रहेगा यहाँ पर r डिस्टेंस पर, यहाँ r डिस्टेंस दूर कहीं भी इसके प्लेन में रहेगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा तुम्हारा ये मैग्नेटिक डायपोल। तो इसके कारण जो रिजल्ट होगा यहाँ r डिस्टेंस पर ही होगा, ये r डिस्टेंस पर हो तो क्या हो जाएगा तुमको B इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू0 बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब, ये तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा इसी तरह से। तो ये तुमको इसी तरह का रिजल्ट, जैसा कि ये इसका मतलब जिस ढंग से ये इलेक्ट्रिक डायपोल में होता है वही रिजल्ट किस में होगा तुमको मैग्नेटिक डायपोल में। जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनालॉग भी कह सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था तुमको टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क यहाँ पर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रहता था। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक डायपोल टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, वेरी सिमिलर रिजल्ट। इसमें जो वर्क डन होता था तुमको m वर्क डन होता था, या वर्क डन कहें या w इज इक्वल टू माइनस p डॉट e इसमें, तो इसमें वर्क डन हो क्या हो जाएगा माइनस m डॉट b हो जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट क्या है बिल्कुल एक जैसे होंगे तुमको दिखते हैं, और इसलिए इसको क्या कह सकता है, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल से कंपेयर किया जा सकता है करंट कैरिंग कॉइल को। तो कैसा हमने देखा कि जैसे कि उसमें क्या था म्यू0 Ni a स्क्वायर बाय 2 या r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3 बाई 2 था, और r जब बहुत बड़ा था तो Ni a के रूप में जब हम लोग किए तो म्यू0 m बाई 2m बाय r, और इलेक्ट्रिक डायपोल में 2p बाय r क्यू होता है। तो ये बिल्कुल एक जैसा, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको कहते हैं m को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक जैसा रिजल्ट है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन जो कि उसके प्लेन में रहेगा उस पर भी क्या आएगा, तो वो जो एक्सिस पर था वो सेम रिजल्ट है, तो जाहिर है इक्वेटोरियल में भी जो रिजल्ट होगा वो भी सेम ही होगा। और टॉर्क के भी रिजल्ट जो है तुमको माइनस P क्रॉस E माइनस m क्रॉस B, उसी टाइप से वर्क डन का हो गया माइनस P डॉट E, यहाँ पर हो गया माइनस m डॉट E, सारे रिजल्ट सेम होंगे। इसके बाद तुमको एक टॉपिक है जो इसको हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि अपने एक्सिस के चारों ओर भी घूमता है, जिसको स्पिनिंग मोशन कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक चक्कर भी लगाते रहता है। तो इस दोनों मोशन के कारण जैसे कि है तुमको इसको मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, अगर तुमको मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो NIA, ऐसा हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो यहाँ पर जब करें इलेक्ट्रॉन जब किसी मैटर में घूमते रहता है एटम में, तो हर मैटर जो है सब एटम से बने हुए हैं, और सभी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पर भी स्पिन करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को घूमने से अगर एक क्या कहते हैं, एक प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर है, ये इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस का यही हमारा एटम का जो मॉडल है, इसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों ओर, तो इसके कारण क्या होंगे, जब न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ये करे क्या करता है, एक करंट क्रिएट करेगा। चार्ज अगर इसके घूमने का एक चार्ज फ्लो हो रहा है, और इसका अगर तुमको टाइम पीरियड चार्ज करंट इक्वल क्या होता है, चार्ज बाय टाइम पीरियड। इफ द इलेक्ट्रॉन हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन करंट I बराबर E बाय टी होता है, एक टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, E ओमेगा बाय 2 पाई।
करेंट तुमको हो गया ई ओमेगा बाय 2 पाई। ये ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी। तो ई ओमेगा बाय 2 पाई आ गया तुमको इसका करंट का वैल्यू। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट जहां तक होगा, मैग्नेटिक मोमेंट को अगर म्यू सिंबल दे, चूंकि आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए का मास के लिए सिंबल एम यूज करेंगे, तो इसका सिंबल को चेंज कर देते हैं। दैट इक्वल्स टू आई इंटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा तुमको, अगर इसका तुमको रेडियस है आर, इसका रेडियस अगर दे दें आर रेडियस में घूम रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा तुमको, आई तो तुम्हारा निकल जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू आई का मतलब ई ओमेगा बाय 2 पाई इंटू एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर। पाई पाई तुम्हारा तो कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू ई ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। और जहां तक कि मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू का वैल्यू, ये ओमेगा आर स्क्वायर को हम लोग एंगुलर मोमेंटम के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम जो यहीं लिख देते हैं, यहाँ पे फिर ले आएंगे उसका। एंगुलर मोमेंटम जो होता है तुमको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो मोमेंट है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसको हम लोग एल कह दें, एंगुलर मोमेंटम को एल कह दें, तो एल बाय एम इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर ओमेगा। एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रहे यहाँ पर, ये सिंबल है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल आया। तो एल बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर। तो म्यू क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ वैल्यू पुट करो, ई एल बाय 2 इंटू ई एल बाय 2m, ई एल बाय 2m हो गया, इसका वैल्यू हो गया तुमको ई एल बाय 2m। तो ये हो गया तुम्हारा एल का वैल्यू, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 था, और ओमेगा आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया एल बाय एम। एल क्या है यहाँ पर, फिर से इसको मेंशन कर सकते हैं आप, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो बोर्स थ्योरी में देखा होगा, तुम क्लास 11 के केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या क्लास 12 जो फिजिक्स पढ़ाएंगे जबकि आगे उसमें भी पढ़ाई होगी। तो फ्रॉम बोर थ्योरी के आधार पर एंगुलर मोमेंटम याद होगा, याद करने का कोशिश करोगे क्लास 11 का केमिस्ट्री में। एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। एच जहाँ पे क्या है, ये प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं इसको कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.626 × 10⁻³ होता है। और इसको अगर पुट कर दें तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ई बाई 2m इंटू एन एच बाय 2 पाई। तो ये हो गया ई इंटू, तो म्यू इज इक्वल टू ई इंटू एन एच, ई एन इंटू एन एच है, ई एच बाय 4 पाई एम बाय 4 पाई एम। तो ये सारा जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है। तो ई का वैल्यू तुम्हारा हो गया, ये जो क्वांटिटी आ गया तुमको ई एच बाय 4 पाई एम, इसमें जो वैल्यू रख दें तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है इसका चार्ज, इंटू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, इंटू 4 पाई, तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 4 पाई इंटू एम, दैट्स इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31, ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। दैट्स इक्वल टू हो गया, इसको 1 बोर में, इसको एम्पियर मीटर स्क्वायर इतना कर सकते हैं। इसको हम लोग, इसका जो वैल्यू आएगा दैट्स इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लोग 1 बोर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं। ये कहलाता है, ये तुमको हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू हो गया 1 BM, जिसको हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ा जाता है, बोर मैग्नेट्रॉन इसको कहते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन। ये बोर मैग्नेट्रॉन ये कहलाएगा तुमको, जिसका कि वैल्यू आ जाएगा दिस मच। तो ये तुम्हारा हो गया 1 बोर मैग्नेट्रॉन, ये हो गया।
तो इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा, इसको हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैटर होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, इसके कारण ही मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, और यही तुमको उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर भी उसको देता है किसी ऑब्जेक्ट को, जिसके मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पदार्थ के, किसी सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं, उसमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की काफ़ी अहम भूमिका होती है, जिसका कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके आधार पर मैग्नेटिक जो मैटर है उसको हम लोग क्लासीफाई भी करेंगे, और किस प्रकार के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार मैग्नेटिक मोमेंट है, और कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, इन सबों के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इसके आधार पर सब्सटेंस को 3 भागों में क्लासीफाई भी किया गया है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो इन सबों की चर्चा हम लोग इसका डिटेल में लास्ट में करेंगे, जो इसका चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर का एक जो सबसे तुमको लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, तो इसमें इसकी चर्चा भी कर लेते हैं हम लोग। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये तुमको टॉपिक है, और इसी में देखेंगे हम लोग कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट, गैल्वेनोमीटर is used to detect current in electric circuit। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, ध्यान रहे कि ये डिटेक्ट करंट, ये करंट को डिटेक्ट कर सकता है, मेजर नहीं कर सकता है, ये डिटेक्ट करने के काम में आता है, इज टू डिटेक्ट करंट, ये डिटेक्ट कर सकता है, नॉट मेजर। तो मेजर करने में क्या दिक्कत है इसको हम लोग बाद में देखते हैं, कैसे डिटेक्ट करेगा, इसका क्या किस प्रकार से होता है। तो तुमको इसमें क्या होता है, इसके नाम में मूविंग कॉइल, एक कॉइल होता है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है उसे, तो उसमें जो तुमको और करंट फ्लो होगा तो उसमें एक टॉर्क लगने लगेगा, और इस टॉर्क के कारण कॉइल अगर घूमने लगेगा तो कॉइल से जुड़ा हुआ कोई निडिल होगा तो वह भी उसके साथ क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा, और उस निडिल के हुए डिफ्लेक्शन से हमको ये पता चल जाएगा, इसका मतलब कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। फिर से सीक्वेंस को देखा जाए, अगर हम लोगों ने जो पढ़ा अभी, टॉर्क इज इक्वल टू क्या था तुमको, किसी भी कॉइल का टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b, और m का वैल्यू हो गया NIA क्रॉस b। तो किसी का भी अगर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अगर करंट किसी को, अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले से सेटअप हो और किसी कॉइल में अगर करंट फ्लो कराएंगे तो वहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये टॉर्क इसमें क्या कर सकता है, ये घुमाने के काम आएगा, ये टॉर्क इसमें रोटेट करने के काम आता है। जब टॉर्क रोटेट कर सकता है तो इसका मतलब अगर उससे जुड़ा हुआ जब टॉर्क, जब कॉइल रोटेट करेगा तो उससे जुड़ा हुआ जो निडिल होगा वह भी रोटेट करेगा, और इस प्रकार से वह एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जिसको हम लोग मेजर, जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो और वह बताएगा कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो ये डिफ्लेक्शन भी शो नहीं होगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन है तुमको, इसमें तुमको एक कॉइल है जो कि तुमको एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल इधर की तरफ रखा हुआ रहेगा। ये तुमको जो है इस कॉइल में तुमको क्या होगा, इधर की तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तुम्हारा। ये जो कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस ढंग से रहता है, तुमको नॉर्थ पोल से इधर की ओर निकलता हुआ रहेगा, और जो एलॉन्ग द रेडियल होगा, रेडियल डायरेक्शन में साउथ पोल में प्रवेश करेगा इधर। ये रेडियल, ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियली, ये रेडियली होगा, रेडियस के अराउंड होगा। तो ये जो तुम्हारा होगा नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड तुमको, ये कॉइल है, ये मूविंग कॉइल इसको कह सकते हैं। ये तुम्हारा क्या है, मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल, इसको जो है तुमको एक तार से इसको तुम अगर फिक्स कर दो, इसको जैसे यहाँ पर छोटा सा दिखा देते हैं, और नीचे इसको जो है तुमको जल्दी से इसको स्प्रिंग से यहाँ पर भी रोटेट कर दो जिससे कि जल्दी बैलेंस में आ जाए। तो ये कॉइल तुमको इधर से घुमा कर, जैसे ही ये तुमको घूमने लगे तो इसमें एक क्या होगा, ट्विस्ट होगा। ये ट्विस्ट इसमें होता है, ये वायर है, इसमें क्या होगा, ट्विस्ट होगा। यहाँ स्प्रिंग भी लगा दिया जिससे कि जल्दी बैलेंस में ये क्या हो जाए, आ जाए। तो ये कॉइल जैसे कि जबकि तुमको टॉर्क जब प्रोड्यूस होगा, तो ये टॉर्क जो तुम्हारा होगा, अगर करंट इसमें जाएगा, ये करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो NIAB का, it twisted the wire, it twisted the wire
कनेक्टिंग द कॉइल, कनेक्टिंग द कॉइल, कॉइल को जो कनेक्ट करता है उसको ट्विस्ट करेगा, और ये टॉर्क क्या हो जाएगा, तुमको एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग कहेंगे K इंटू फाई। ये तुमको टॉर्क प्रोड्यूस करेगा K फाई के बराबर, ये जो टॉर्सनल ये वायर में लपेटने के कारण, और दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा NIAB, क्या हो गया टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट। फाई इतना एंगल से घूमेगा ये एंगल, तो फाई बाय आई हो गया तुमको NAB बाय K। फाई बटे आई को कहते हैं जितना को, इसको हम लोग कहेंगे सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, फाई बटे आई ये क्या होगा सेंसिटिविटी। तो ये जितना अधिक सेंसिटिव होगा गैल्वेनोमीटर, जैसे कोई करंट फ्लो हुआ जिससे कि तुमको ये पर यूनिट करंट फ्लो होने पे कितना एंगल से घूमता है, वो गैल्वेनोमीटर उतना ही सेंसिटिव माना जाएगा। तो ये जब सेंसिटिव होगा जितना अधिक, तो ये तुमको सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा आपको, मतलब क्या होगा फिर से समझे, कॉइल जब घूमने लगेगा तो उससे जो एक तार होगा वो धीरे धीरे ऐंठने लगेगा, उससे जब जितना ज़्यादा इसको, जैसे किसी वायर को जब आप घुमाते हैं तो जितना ज़्यादा ऐंठन उत्पन्न होगा, जो कि टॉर्सनल जो टॉर्क होगा वो K इंटू फाई के बराबर होगा, जितना एंगल से वो रोटेट करेगा। तो K इंटू फाई बराबर NIAB, तो ये सेंसिटिविटी कहलाएगा फाई बाय आई। तो NAB बाई K, N ज़्यादा होगा तो उसका वैल्यू भी जो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। और ये तुम्हारा हो गया ये और इससे जुड़ा हुआ तुमको जो नोट चाहिए, तो तुम जा करके मूविंग कैलकुलेटर का जैसे नोट्स लिखना चाहोगे जो बोर्ड के आधार पर के लिए, तो उसके लिए तुम जो राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। जो ऐप है उसमें तुमको सारे के तुमको जो है मैंने फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो सारे के तुमको नोट्स तुमको मिल जाएंगे, तुमको काफ़ी डिटेल नोट्स में जो कि तुमको मिल जाएगा, जिससे कि तुम अपने को कहते हैं नोट कर सकते हो, और तुमको जो परीक्षा में जैसे लिखना है इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग उसको अलग अलग कर सकते हो, जो मैंने उसमें समझा दिया है सबको। और अगर लिखना चाहोगे नोट्स इससे अपने से बना भी सकते हो किताब पढ़ करके, और नहीं तो तुम राइफल ऐप के माध्यम से पे जा करके उसमें नोट्स लिख भी सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसके बाद है टॉपिक है तुम्हारा कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कैसे करेंगे आम मीटर और वोल्ट मीटर में। इसका डिटेल नोट्स मैंने समझा दिया, इसका तुम बुक से पढ़ के नोट्स बना भी सकते हो, नहीं तो राइट ऐप पर जाकर के तुम नोट्स चाहोगे तो तुम्हारा मेरा लिखाया हुआ नोट्स भी उसमें मिल जाएगा तुमको। अब है तुमको कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आर्म मीटर। कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आर्म मीटर। कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आर्म मीटर। तो इसको गैल्वेनोमीटर को आर्म मीटर में बदलने में क्या है, गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेसिस्टेंस। दिक्कत है कि आर्म मीटर जो होता है, तो ये आर्म मीटर का काम होता है मेजर करंट, मेजर करंट, इसको करंट को मेजर करना है। तो मेजर जब करना है तो किसी को अगर कोई सर्किट है इसमें रेसिस्टेंस होगा, कुछ करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं जिसके पास अपना एक कॉइल होगा, रेसिस्टेंस होगा, इट हैज रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जब होगा गैल्वेनोमीटर का, तो ये तुमको सर्किट में जो करंट को ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्योंकि आप एक रेसिस्टेंस R था पहले से, अब एक रेसिस्टेंस और जोड़िएगा तो सर्किट में क्या जाएगा, करंट फ्लो, करंट रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो ये करंट भी क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा, आई को ध्यान रहे। और इसलिए इसको जो है सिर्फ गैल्वेनोमीटर को क्या नहीं कर सकते हम लोग, कभी करंट यूज मेजर करने के लिए यूज में नहीं ला सकते हैं। दूसरा दिक्कत ये आता है, ये क्या हुआ पहला दिक्कत कि ये रेसिस्टेंस इसके पास है, तो जब सर्किट में आप सीरीज में रेसिस्टेंस जोड़ेंगे तो ऑफ कोर्स उसका जो रेसिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर सिर्फ जो है डिटेक्ट कर सकता है, ये करंट मेजर नहीं कर सकता है। और इसमें एक दिक्कत होता है कि इसमें ये जो तुमको माइक्रो एम्पियर तक करंट के ही मेजर करने सेंसिटिव काफ़ी बनाया जाता है, जिससे कि कम करंट में ही डिफ्लेक्ट हो जाए। तो इससे कम करंट जहाँ ही जाना चाहिए, जबकि जिससे कि काफ़ी कम माइक्रो एम्पियर वगैरह में करंट इसमें मेजर करता है, तो ज़्यादा करंट भी मेजर नहीं कर सकता है ये, और ज़्यादा करंट जाने के बाद इसके डैमेज होने की संभावना रहेगी। इन दोनों समस्याओं से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक लो रेसिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको हम लोग शंट कहते हैं।
ये शंट हो गया, शंट लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, और ये दोनों जो डिवाइस मिल करके ये तुमको कंबाइंड रूप से ये क्या कहला जाएगा, ये अब आम मीटर बन गया, ये अब बन गया आम मीटर, ये गैल्वेनोमीटर और पैरेलल में एक शंट लो रेसिस्टेंस, ये तुमको ये दोनों मिलकर अब इससे क्या, ये कैसे बन गया, इस दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ये दोनों G और S क्या है, इक्विवेलेंट, मतलब तुमको R इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल, यहाँ लिखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा, इन पैरेलल दैट्स इक्वल्स टू G इंटू S बाय G प्लस S। ये तुम्हारा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तो R इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये बहुत छोटा हो गया, ये जो रेजिस्टेंस हो गया इट इज लेस देन S, लो रेजिस्टेंस से भी ये छोटा हो गया, इसका वैल्यू लेस देन S हो जाएगा। तो ये छोटा रेजिस्टेंस अगर लगेगा तो इसके जो कि इससे फायदा ये होगा आपका कि इसका जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो लगभग चेंज नहीं करेगा लो रेजिस्टेंस जुड़ने से, तो इसका करंट का वैल्यू भी एक मेजरेबल अमाउंट तक ही एरर आएगा और उससे ज़्यादा एरर नहीं आ पाएगा। और 100% प्योर तो खैर गैल्वेनोमीटर नहीं हो सकता, मेरे आममीटर अगर बनाइएगा तो वो 100% एक्यूरेट तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करंट ड्रॉ करेगा ही वो रेसिस्टेंस उसका, लेकिन लो होने के बाद जब शंट इसके पैरेलल में जुड़ जाता है, रेसिस्टेंस लो हो जाता है तो बहुत ही कम करंट में चेंज आता है और वो मेजरेबल रेंज में आ जाएगा। जो एरर है जो कि सामान्य जो हम लोग के काम के लिए ये काफ़ी आसान सा पोर्टेबल और सुटेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो तुम्हारा होता है इसमें एक और बेनिफिट जो हमने कहा था कि करंट जो गैल्वेनोमीटर से कम जाना चाहिए, तो करंट जो आई आ रहा है उसका एक बहुत छोटा पार्ट ही I1 इसमें जाएगा, क्योंकि जब पैरेलल में ज़्यादा करंट तुमको जो कि लो रेसिस्टेंस होता है उसकी ओर जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस इनटू करंट दोनों इक्वल होगा, तो जिसका रेसिस्टेंस लो है तो उसमें करंट हाई होगा। इसका मतलब I माइनस I1 इंटू इसके क्रॉस में जो वोल्टेज होगा दैट्स इक्वल्स टू I1 इंटू G के बराबर होगा। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, I इंटू S माइनस I1 इंटू S बराबर I1 इंटू G, I इंटू S बराबर I1 इंटू G प्लस S। तो I बराबर I1 इंटू G प्लस S बाय S। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर I1 के आधार पर डिफ्लेक्शन वहां पे शो हो रहा है, तुम्हारा डिफ्लेक्शन यही शो करेगा, लेकिन ये G प्लस S बाय S किसी गैल्वेनोमीटर की ये फिक्स चीज है, ये फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके उस करंट के वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मार्किंग जब करेंगे तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या बताया गया कि देखिए करंट जो गैल्वेनोमीटर में कोई कह सकता है कि आप करंट मेजर कैसे कीजिएगा, जब करंट पहले आई आ रहा था आप इसमें गैल्वेनोमीटर I1 ही गया, लेकिन जब मार्किंग करेंगे तो G प्लस S बाई S से गुना कर देंगे उसको। ये अगर 100 टाइम्स है तो करंट अगर 0.01 गया तो इसमें जो करंट 0.01 इंटू 100 दैट्स इक्वल टू 1 एम्पियर का उसको मार्किंग कर देंगे। और इस प्रकार से ये तुमको करंट के मार्किंग के आधार पर ये करंट भी मेजर कर देगा और ये नेग्लिजिबल एरर भी इसके क्या होगा, टॉलरेबल रेंज में रहेगा। और इस प्रकार से हम लोग गैल्वेनोमीटर से क्या कर सकते हैं, करंट को मेजर कर, गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में शंट लगा करके उसको क्या कर सकते हैं हम लोग आममीटर बना सकते हैं और करंट को मेजर करते हैं। और जाहिर है ध्यान रहे आममीटर को हम लोग उसके सीरीज में लगाते हैं, जो सर्किट के सीरीज में लगाएंगे, लेकिन आम मीटर में एक पैरेलल में लो रेसिस्टेंस होता है जो कि इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो कम कर देता है, जिससे ये बहुत ही कम करंट में चेंजिंग करेगा। और इस प्रकार से क्या होता है हम उस करंट को मेजर करते हैं। और सिर्फ गैल्वेनोमीटर रहता तो ये करंट में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा करंट चेंज करेगा और मेजरेबल रेंज से बाहर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू आम मीटर। और जो करंट कम गया I और I1 में एक रिलेशनशिप है, उतना से आप फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रीडिंग को आप अपना उसी स्केल पर बढ़ा देंगे और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये तुमको बदल जाएगा। और कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू तुमको है वोल्ट मीटर, ये तुमको वोल्ट मीटर में मेजर इनटू गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर में बदलना है। तो वोल्ट मीटर का काम होता है मेजर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर पोटेंशियल
डिफरेंस, ये काफ़ी पोर्टेबल होता है, जैसे कि डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर के लिए तो हमने पिछले चैप्टर में एक स्टेज वायर पोटेंशियोमीटर के बारे में भी पढ़ा था। तो वो बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हर जगह पोर्टेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है छोटा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जो प्रैक्टिकल पर्पस जो डे टू डे लाइफ के लिए है, जो कॉमन यूज के लिए, ये छोटा होने के कारण यही ज़्यादा यूज में आता है। इसमें क्या करते हैं, जब किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना होता है, तो इसके दोनों पॉइंट के बीच में एक हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, एक लो रेसिस्टेंस एक हाई रेसिस्टेंस यहाँ पर आर भी इसके सीरीज में जोड़ देते हैं, और इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर ए बी, ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको ज्ञात करना है, मानते ए बी। यहाँ पर ये जो तुमको पूरा सर्किट हो गया, ये तुमको किसका हो गया, गैल्वेनोमीटर और ये हाई रेसिस्टेंस मिलके, ये हाई रेसिस्टेंस है, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, इसको आर कह सकते हैं। तो ये दोनों मिलके बन गया वोल्ट मीटर का ये सर्किट हो गया, ये वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, इट मेक्स वोल्ट मीटर, और गैल्वेनोमीटर प्लस लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल मींस वोल्ट मीटर, और उसको सीरीज में जोड़ेंगे। ये देखो इसके पैरेलल में सर्किट के जोड़ा गया है, ये सर्किट का इन दोनों पॉइंट के बीच में जोड़ना, ये इसके पैरेलल में है, और उसमें देखा था कि इसमें यहाँ पे सीरीज में जुड़ा हुआ था, ये दोनों में फर्क है। और तुमको इसमें हाई रेजिस्टेंस क्यों जोड़ा गया, देखो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अगर पैरेलल में आपका रहता है, जब कोई भी वायर जैसे तुमको पैरेलल में रहता है, अगर यहाँ से आई करंट आ रहा है, तो जिसमें हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो बहुत कम करंट लेगा, ये लो करंट हो जाएगा, ये करंट इधर क्या हो जाएगा, लो करंट लेगा, नेग्लिजिबल करंट जिसको कह सकते हैं, लो नेग्लिजिबल करंट, जो हाई रेजिस्टेंस होने के कारण। और अगर ये हाई रेजिस्टेंस बहुत हाई नहीं होगा तो इधर से भी करंट बहुत पास करेगा, और इसका मतलब कि आई इंटू आर को बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। तो हाई रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, इसमें क्या हो पाएगा, जिससे कि तुमको अधिकांश करंट इधर से ही पास करे, और इसमें से जाके करंट जाने के जो करंट कम जाए, और इसमें क्या हो जाए, जिससे कि तुमको क्या हो पाए कि इसमें जो एरर है वोल्टेज में आई इंटू आर में बहुत कम आ पाए, नेग्लिजिबल रेंज में आ पाए। लेकिन कोई भी वोल्टमीटर कितना भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा ही, तो कुछ तो जरूर एक सर्टेन अमाउंट तक उसमें जरूर कमी करेगा वोल्टेज में, पोटेंशियल डिफरेंस में। लेकिन अगर वो टॉलरेबल रेंज में आ रहा है एरर, तो हम जाहिर है कि इसको यूज कर सकते हैं, जो कि सामान्यतः ये हाई रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये टॉलरेबल रेंज में आ जाता है, और कॉमन डे टू डे लाइफ के लिए काफ़ी ये सुटेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसमें क्या हो गया, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, और इस प्रकार से क्या होगा, वोल्टेज मेजर करने के काम ये आ जाएगा। तो तुमको जो है, तुमको इसके बाद तुम्हारा एक जो एग्जांपल जो लास्ट बचा हुआ है 4.13 जो तुम्हारा है, उसको भी डिस्कस कर दे रहे हैं इस लेक्चर में, और तुम्हारा ये मतलब कि ये जो चैप्टर है तुम्हारा इसमें तुमको समाप्त हो जाएगा इस लेक्चर में। और क्वेश्चंस वगैरह के लिए तुमको जो भी अब वीडियो जो होंगे, जितने भी तुमको क्वेश्चंस पूछने होंगे एक्सरसाइज के, या तुम एसए बुक से वगैरह से बनाओगे, जहाँ से बनाना चाहते हो, एसए की भी बुक काफ़ी अच्छी बुक है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में 2 चैप्टर ही बटा हुआ है ये चैप्टर, और काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जे एडवांस इन सबों तक भी काफ़ी बेहतर होंगे। अगर तुम उसका क्वेश्चन बनाते हो, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तुम हमसे राइटल ऐप पर जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और तुमको जो भी क्वेश्चन पूछना चाहोगे तुम हमसे पूछ सकते हो। तो अब जो है तुमको इस लेक्चर में हम लोग एक देख लेते हैं 4.13। तो कोई भी तुमको मेंटोर के रूप में कोई भी चीज़ तुमको जो गाइड चाहिए, तुमको कहीं भी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो तुम हमसे ले सकते हो। नीट हो, जेई हो, या तुमको बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम जहाँ कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तुम होल कोर्स पढ़ना चाहो, तुम राइटल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो NCERT एग्जाम्पल 4.13 है तुम्हारा ये। इसमें तुमको क्या आ जाएगा, एक रेसिस्टेंस है, और ये 3 ओम का है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 60 ओम का है। एक बैटरी है 3 वोल्ट का, इसके साथ जोड़ दिया गया है। तो पहला पार्ट में है कि इसमें करंट कितना होगा। तो जाहिर है कि करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय 3 वोल्ट बाय रेसिस्टेंस 3 ओम प्लस गैल्वेनोमीटर का 60 ओम, तो 3/63 एम्पियर। तो 3/63 एम्पियर का करंट, काफ़ी मैंने 1/21 एम्पियर का करंट आ गया, 1/21 एम्पियर। तो
48 एम्पियर करीब करीब आ जाएगा ये करंट, काफ़ी छोटा करंट आएगा। अब इसमें कहता है कि इसको आम मीटर बनाना है, तो आम मीटर बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको एक लो रेसिस्टेंस इसके पैरेलल में जोड़ दिया गया। अब जोड़ दिया जाए एक लो रेसिस्टेंस, इसको संट कहते हैं हम लोग, ये 0.02 ओम का इसके साथ जोड़ दिया गया है, जिसको एस कह सकते हो, संट का रेसिस्टेंस है। तो उस स्थिति में तुमको कहा जा रहा है कि इसमें जो करंट है तुमको वो कितना आएगा, ये करंट इसमें बैटरी के द्वारा कितना करंट इस सर्किट में जाएगा और कितना करंट ये मेजर करेगा, जितना करंट जाएगा उतना मेजर करेगा ये। तो ऑफकोर्स तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू देख लेते हैं करंट अब कितना हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ आर्म मीटर, आर्म मीटर इज इक्वल टू G इंटू एस बाई G प्लस एस। तो 60 गुना 0.02 बाय 60 प्लस 3, इट्स इतना ओम, इट्स अप्रॉक्स इक्वल टू 0.02 ओम ही हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब जो करंट इसमें जाएगा, ये लो रेजिस्टेंस, तो अब तुम्हारा करंट क्या हो जाएगा, करंट नाउ जो करंट जाएगा 3 वोल्ट बाय 3 ओम प्लस 0.02 ओम, ये दैट्स इक्वल टू 0.99 एम्पियर के आसपास ये आएगा। अब जो तीसरा पार्ट में कहता है, इफ आर्म मीटर इज आइडियल, इफ आर्म मीटर इज आइडियल, इट मीन्स आर इक्वल्स टू 0 इसका हो गया, तो करंट कितना आता, 3 वोल्ट बाय 3 ओम प्लस इसका 0 ओम, दैट इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट इसमें ड्रॉ होता, जो कि काफ़ी करीब है। 0.99 एम्पियर भी क्या है, 1 एम्पियर के काफ़ी करीब है। तो जाहिर है कि ये टॉलरेबल लिमिट में है। इसका मतलब कि जो एरर आया है 0.01 एम्पियर का आया है 1 एम्पियर में, तो 0.01 बाय 1 इंटू 100, तो वो 1% का एरर ये अभी भी शो कर रहा है। 0.02 ओम जैसे लो रेजिस्टेंस लगा दिए, जिससे कि 1% का एरर है, जो कि टॉलरेबल लिमिट में होगा। इस प्रकार से इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो कि 1 एम्पियर के ही काफ़ी करीब आ रहा है। और इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हारा ये जो तुम्हारा एग्जाम्पल था ये बताता है कि आप यूज कर सकते हैं। और जाहिर है कि कितना गुना इसमें करना पड़ेगा, जैसे कि करंट को, इसमें तो करंट बहुत कम जाएगा, अभी भी जो कि 1 एम्पियर का जो करंट आ रहा है यहाँ पर, ये 0.99 जिसको कर रहे हो, उसमें से तुमको यहाँ पे 60 है और इसमें 0.002 है, तो लगभग सारा करंट इधर चले जाएगा। इसमें बहुत फ्रैक्शन ऑफ करंट आएगा, और उसको उतना बड़ा फैक्टर से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तुमको मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, इस लेक्चर में तुमको पता चल गया होगा कि इसका जो तुम्हारा जो 4th चैप्टर है उसका जो जो कंसेप्ट का क्लास था उसका लास्ट हमने कर दिया। और तुमको जो भी क्वेश्चंस पूछने होंगे एनसीईआरटी बुक से हो या तुमको एडिशनल क्वेश्चन हो एसए नॉर्म बुक से, तुम्हारा है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और उसके जो जितने भी क्वेश्चन तुम पूछना चाहते हो राइट रूल ऐप के माध्यम से, उसमें हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर सारा दिया हुआ है, ईमेल, तो उससे तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और कभी भी तुम हमको मेंटोर के रूप में चूज कर सकते हो। जो भी तुम्हें प्रॉब्लम होगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी टॉपिक पे तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी पोर्शन समझ में नहीं आ रहा हो, राइट रूल ऐप से हमसे संपर्क करो, मैं उसमें उसकी तुम्हारी मदद करूंगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।